देखिए सर जी कम से कम बोल रहा हूँ। क्या कहा है इसमें, हमारे पास उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। जल संसाधन उपलब्धता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहाँ संसाधन उपलब्ध है, ये हमारा उत्तर क्षेत्र में, ठीक है ना। कौन सा, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों का मैदानी क्षेत्र किसके लिए, प्रचुर संभावनाएं हैं वहाँ, किसका, मत्स्य उत्पादन का, ठीक है ना। क्लियर, जिस कारण प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की ज़्यादा संभावनाएं हैं। इनके साथ ही प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र के विकास में व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था में हमारे वृद्धि होगी, प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी उस क्षेत्र में, ठीक। चलिए, तो ओवरऑल हमारा क्या कहना है कि ये है मत्स्य उत्पादन, ठीक। आगे देखिए, 19-20 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल अंतःस्थलीय मछली उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6.69% की है, जो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा सबसे बड़ा अंतःस्थलीय उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। क्लियर, जैसे जानिए, एक होती है बाह्य मतलब सामुद्रिक, एक होती है हमारी क्या, अंतःस्थलीय। हम लोग जो स्थल पे मतलब तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जो हमारी मछली हो रही है वो अंतःस्थलीय है। सामुद्रिक क्या है, ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे, ठीक है ना। संभावनाएं कहाँ है, संभावनाएं उन राज्यों में ज़्यादा है जो समुद्र के किनारे है। जैसे हमारा इसमें दिया हुआ है क्या कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, मछली की संभावनाओं में सबसे ज़्यादा इन्हीं का वो है, पाई भी जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अंतःस्थलीय में हमारा उत्तर प्रदेश कितने स्थान पे है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। क्लियर, उत्पादन कर रहा है। ऐसा ज्ञात है कि राज्य में मछली, ठीक है ना, राज्य में मछली पालन एवं उत्पादन की संभावनाएं क्या है, विद्यमान है। भाई पूरे प्रदेशों में सब में देख लिया जाए तो हमारा देश में तीसरे नंबर पे स्थान, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि 16वें 17वें नंबर पे है तो हम एक बार संभावनाएं छोड़ भी सकते थे, लेकिन यहाँ तीसरे स्थान पर यह प्रतीत होता है क्या कि हमारे यहाँ अगर हम प्रयास करें तो ये संभावनाएं और भी विकसित हो सकती है, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की संभावनाएं, उत्तर प्रदेश एक स्थल वृद्ध राज्य है, जाहिर सी बात है। हमारा उत्तर प्रदेश 8+1, ठीक है ना, 8+1 यानी 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या है, जुड़ा हुआ है, मतलब 9 राज्य कुल मान लीजिए, ठीक है ना। उससे क्या है, सीमाएं लग रही हैं, हर ओर से ढका पड़ा है, ठीक है ना। इधर से आप आइए तो इधर हमारा एक विदेशी देश भी है, एक विदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पड़ रहा है हमारा, ठीक है ना। क्लियर, फिर आ जाइए कि जहां खारे पानी की मछलियों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। खारे पानी कहाँ पाए जाएंगे भाई, जहां समुद्र विकसित होगा, ठीक है ना। समुद्र यहाँ विकसित तो है नहीं। उसके बाद आइए, यहाँ हिमालय से निकलने वाली सदा नीरा नदियाँ का जल बृहद पैमाने पर पाया जाता है, का जाल, नदियों का जाल बृहद पैमाने पर पाया जाता है। जाहिर सी बात है, सदा नीरा नदियाँ हैं। पूछा भी जाता है, आप लोगों को कारण भी पूछा जाता है कि हिमालयी नदियाँ सदा नीरा क्यों कहलाती हैं, ठीक है ना, बल्कि प्रायद्वीपीय नदियाँ सदा नीरा नहीं रहती, ठीक है ना। केवल और केवल एक कावेरी है जिसको देख लिया जाए तो सदा नीरा कहलाती है, ठीक है ना, कावेरी। कारण है, ठीक। अच्छा, दोनों के उत्तर हमें कोई बताएगा कि क्यों, ठीक है ना, क्यों, ऐसा क्यों हिमालयी नदियाँ सदा नीरा होती हैं, क्यों बताइए। क्योंकि सर वहाँ पर बर्फ से ढकी रहती है सारा, तो उसी की वजह से सदा नीरा रहती है, उसी की वजह से। और सब प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसम आधारित होती हैं, ठीक, मौसम आधारित ये भी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ 2 सोर्सेज हैं, वहाँ एक सोर्स है, केवल और केवल मौसम आधारित। लेकिन दक्षिण भारत में कावेरी को भी सदा नीरा कह देते हैं, क्यों, क्या कारण है। दक्षिण भारत में सदा नीरा कावेरी को हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्या कारण, कावेरी है, जा रहा है, ठीक है ना।
कावेरी नदी आ रही है। कावेरी नदी कहाँ से आती है? कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है ना, यही ना। ठीक भाई, गोदावरी कहाँ से आ रही है? त्रयंबकेश्वर पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट। ठीक, कृष्णा आ रही है कहाँ से? महाबलेश्वर से आ रही है, ब्रह्मगिरी से आ रही है कावेरी, ठीक है ना, इन तीनों जगहों से आ रही है। ठीक, अगर देख लिया जाए तो सदा नीरा क्यों कह रही है, उसका कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये है हमारा, आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा, हल्का सा है, थोड़ा सा हल्का, जैसे दिया हुआ है कि ये क्या जैसे ये है, ठीक, ये ना, जैसे ये है हमारा क्या, ये हमारा भारत है। ठीक, कावेरी यहाँ पश्चिमी घाट से यहाँ होते हुए आ रही है। आपको थोड़ा सा इधर लेते हैं, ये ऐसे, ये मान लीजिए कावेरी का जल यहाँ, ये तमिलनाडु क्षेत्र है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक, ये जो क्षेत्र है, ये ऐसे जो आई इस तरह से, ठीक, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें एक समय में गर्मियों के मौसम दक्षिण पूर्वी मानसून प्राप्त हो रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा प्राप्त हो रहा है। कब? तो ये जो आधा क्षेत्र है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से हमेशा क्या है? आधा क्षेत्र मतलब गर्मी, उसमें जल रहेगा। और इधर जो आपका मेघालय क्षेत्र है, यहाँ से हमारा उत्तर पूर्व मानसून जो आता है शीत वर्षा। शीत वर्षा में हमारे दो क्षेत्र, एक क्षेत्र है पश्चिमी विक्षोभ जो हमारा यहाँ से आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना। 3 हिमालयी राज्य और 3 मैदानी राज्यों में हमारे आ रहा है, ठीक है ना। जो हिमालयी राज्य हैं, ठीक, पहाड़ी राज्य हैं, उसमें क्या होगी? बर्फबारी होगी। और बाकी जगह क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होगी, शीतकालीन वर्षा होगी। और दूसरा क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून जब आता है तो यहाँ तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर, और यहाँ भी हमारे क्या है? कावेरी। तो इधर से आपका उत्तर पूर्वी मानसून आ रहा है, तो मतलब गर्मी आपका यहाँ से और ठंडी आपकी यहाँ से। तो वर्ष भर ये भी क्या रही? लगभग भरी रही, पानी की कमी नहीं होने पाई। भाई इधर हम जान रहे हैं कि प्राकृतिक नदियाँ हमारी कैसी हैं? मौसम आधारित, हर समय तो बारिश हो नहीं रही है, लेकिन ये क्षेत्र इसका जो क्षेत्र पड़ जाता है, इसका क्षेत्र दोनों साइड से पड़ जाता है। इधर गर्मी में आपका दक्षिण पश्चिम मानसून प्राप्त हो रहा है, और उत्तर ये आपका शीतकालीन में उत्तर पूर्वी मानसून से हमें वर्षा प्राप्त हो जा रही है। तो मतलब दोनों शाखाएं वर्षा दे रही है, और वर्ष भर ये क्या हो? सदा नीरा रहेगी, ठीक है ना। क्लियर? हाँ, ये कहा जा सकता है कि भाई थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वर्ष भर जल यहाँ क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। आता भी है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है, ठीक है ना, जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक, आगे आइए। प्रदेश में जल साधन की अधिकता के कारण तालाबों और नहरों का निर्माण कार्य आसान है। ठीक, इसके माध्यम से प्रदेश में मछली पालन और उत्पादन किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जल संसाधन हमारे यहाँ पर्याप्तता है, कमी नहीं है। केवल और केवल कमी है तो बुंदेलखंड क्षेत्र है, और वो भी उतना नहीं, ठीक है ना। आज भी वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना तगड़ा है कि वहाँ जल संसाधन उपलब्ध है, ठीक है ना। वाटर रिसोर्सेज उपलब्ध हो जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? लेकिन अब ये क्या है कि जल संसाधन जब जहाँ अधिक होगा तो वहाँ तालाबों का निर्माण, नहरों का निर्माण ये आसानी से हो जाएगा। और जब ये हो सकता है तो उन जगहों पे हम मछली उत्पादन भी क्या कर सकते हैं? सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण आप लिख लेंगे। पहला कारण क्या लिखेंगे? पहला आप लिखोगे संभावनाओं में क्या, कि भाई हमारे यहाँ की नदियाँ क्या हैं? सदा नीरा है, इसकी वजह से जल संसाधन क्या है? उपलब्ध है, और उपलब्धता के कारण हम लोग मछली उत्पादन कर सकते हैं, अपने आय को भी दुगना कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जल संसाधन पर्याप्त उपलब्ध होने से तालाब और नहरें भी हैं, जिससे हमारा क्या? मछली उत्पादन हो सकता है।
तीसरा क्या कि भाई गंगा का मैदान उपरांत वाला जो क्षेत्र था, नदियों वाला क्षेत्र था, वहाँ भी अंतःस्थलीय नदियाँ, वो अंतःस्थलीय मछली उत्पादन हमारा हो जा रहा है। पॉइंट्स आप मेंशन कर दोगे। आगे आइए, उत्तर प्रदेश में गोपुर झीलें भी पाई जाती हैं। आपकी गोपुर झील कहाँ है? उधर है, ठीक है ना, कौशाम्बी में। ठीक, आप उधर चले जाओगे, बखरा वाला भी गोपुर, ठीक है ना। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक कैसे निर्माण होती है ये सब पता होगा, आप लोग को पढ़ाया गया, ठीक है ना, 2 कॉलेज में, ठीक है ना, क्लियर। तो उसमें जैसे गोरखपुर का भी है सर, है, गोरखपुर का भी है। नहीं वो ऑक्सबो नहीं, ठीक है ना। जैसे अपना रास्ता जो बदलती है विसर्प की तरफ, विसर्प करती है नदियों का, कोई ऐसे विसर्पण वाला होता है, तो एक टाइम पे वो कट के अलग हो जाती है और उसमें पानी भरने लगता है, तो दैट मेक क्या ऑक्सबो से, ठीक है ना, गोपुर झीलें बन जाती हैं। ठीक, तो वही चीज़ है। इसमें मछली उत्पादन का कार्य होता है, साथ ही शायद शाहजहाँपुर का है, शाहजहाँपुर की जो झील है वो ऑक्सबो लेक है, ठीक है ना, क्लियर। नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट, लेकिन वहीं का है, ठीक। साथ ही नदियों पर बांध बना है, उसमें जल का उपयोग मत्स्य पालन में किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक बृहद क्षेत्रफल वाला राज्य है जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है और जहाँ लोग अपनी भूमि पर पोखरे और तालाबों के माध्यम से मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं। ठीक, क्लियर। इनके अलावा दिया है उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियों में तराई क्षेत्र का निर्माण किया है। जाहिर सी बात है, भाबर और तराई क्षेत्र बने हैं किससे? हिमालय से निकलने वाली नदियों से, ठीक है ना, जहाँ आर्द्र जलवायु के साथ साथ जल भराव वर्ष भर पाया जाता है, ठीक है ना। जल भराव कैसा पाया जाता है? वर्ष भर पाया जाता है, और जहाँ जिससे इन क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। अब दिया है उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। ठीक, सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में संबंधित उद्योगों का विकास भी मत्स्य उत्पादन के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद कर रहा है। मत्स्य उत्पादन से कौन संबंधित उद्योग हो गए भाई, बताइए। एक हमारा वही हो गया क्या कि मतलब जो हमने, ठीक है ना, क्या किया है, एक्वेरियम, ठीक है ना, रंग बिरंगी मछलियाँ, ठीक है ना, वो सजावट के काम में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वो एक उद्योग की तरह विकसित हो रहा है, ठीक। आगे आइए, उद्योगों को भी मत्स्य पालन उद्योग में रोजगार के अवसर। इस प्रकार प्रदेश में मत्स्य पालन का कार्य करने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी तथा साथ ही साथ प्रदेश में अधिक आर्थिक विकास भी होगा, ठीक है ना, क्लियर। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को मूल उद्देश्य जल संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य पालन, रोजगार, ठीक है ना, मत्स्य पालन, उत्पादन, रोजगार के अवसर बढ़ाने में साबित हो रहा है। ठीक, इस प्रकार मत्स्य पालन का कार्य करने वाले लोगों को रोजगार और उनकी आय में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य पालन, रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सृजन, ठीक है ना, और स्वरोजगार उपलब्ध कराना। भाई जाहिर सी बात है, जो लोग इसमें जुड़े हुए उनका कैसा रोजगार है? स्वरोजगार। डिपेंड वो करके भी, मतलब साझेदारी में भी उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या कर रहे हैं? स्वरोजगार ही उत्पन्न कर लिया। जैसे किसी के पास अगर खेत है और वो पूरी की पूरी खेत क्या बंजर भूमि वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, क्लियर। उन्होंने उन जगहों पे जल संसाधन उपलब्ध करा लिया, गड्ढा खनवा लिया और फाइनली क्या कर लिया? एक तालाब तरह का बनवा लिया और फिर उसमें मछलियों के बीज क्या कर दिए? डाल दिए और फाइनली फिर मछली उत्पादन शुरू हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाकर मछुआरा समुदाय को सामाजिक आर्थिक उत्थान, जैसे आपने निषाद बोर्ड सब्सिडी योजना भी देखी, तो वो समुदाय विशेष को क्या कर रहा है? वो बढ़ावा भी दे रहा है, ठीक है ना। आर्थिक उत्थान एवं उनके आवास, बीमा, ऋण आदि की सुविधाएं सुलभ कराई जा सकती हैं
जिससे मत्स्य पालकों की आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, क्लियर, ये चीजें हैं। आगे जानिए, जैसे अभी एक लोग हमारे ही जानकारी में थे, उन्होंने मत्स्य पालन किया, बहुत बड़े पैमाने पर किया। अंत में क्या हुआ कि जब जहाँ मछलियाँ वो होने लगी तो क्या हुआ कि कोई जानबूझकर कि क्या उत्पादन भी उस बार कम था और जानबूझकर किसी ने क्या कर दिया, कुछ कर दिया उसमें कि मछलियाँ सब क्या हो गई, मर गई। तो सारे उत्पादन का उनको क्या मिल गया, मुआवजा मिल गया। ठीक है ना, क्लियर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फसल उन्होंने पहले निकाल लिया और कुछ बची उसमें। तो आजकल दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। खैर, योजना है, सरकार प्रोत्साहन दे रही है, उसको सुचारू रूप से पढ़िए। अभी हम लोग इससे पहले नैतिकता का पाठ पढ़े हैं, तो कम से कम गलत इरादे से तो नहीं कोई चीज़। ठीक है ना, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, राज्य के अंतर्गत उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख औषधीय पादप कौन से हैं? इस संदर्भ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी CMAP, ठीक है ना, कल हम लोग CMAP की बात कर रहे थे। ठीक है ना, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट CIMAP, ठीक है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है ना, CMAP, ठीक है ना। इसमें लखनऊ के योगदान की व्याख्या कीजिए, मतलब CMAP लखनऊ के योगदान की व्याख्या कीजिए। किसके अंतर्गत? औषधीय पादप। ये क्या करते हैं, जैसे कुछ संस्थान होते हैं जो आपको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बताते हैं। एरोमेटिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? कौन बताएगा एरोमेटिक प्लांट्स? व्हाट इज मीन बाय एरोमेटिक प्लांट? एरोमेटिक हम लोग कहाँ पढ़े हैं? केमिस्ट्री पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफैटिक, एरोमेटिक ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो व्हाट इज मीन ऑफ एरोमेटिक? एरोमेटिक का मतलब हुआ, एरोमेटिक बना है एक शब्द एरोमा से, और एरोमा का मतलब होता है सुगंध। एरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंध, ठीक है ना। तो सुगंध जिसमें हो, सुगंधित, मेडिसिनल प्लांट एंड सुगंधित प्लांट। मतलब सुगंधित अगर होगा, एरोमा होगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे? इत्र बनाएंगे कि नहीं? ठीक, डिस्टिलेशन करवाएंगे, फूलों का फ्लोरिकल्चर से अटैच करेंगे और देन आफ्टर वी मेक द इत्र, ठीक है ना, एंड यू यूटिलाइज। ठीक, आगे आइए। तो ओवरऑल हमारा क्या है कि एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, और मेडिसिनल प्लांट आप जान रहे हैं कि औषधीय पौधों को लगाने के लिए आज सरकार भी क्या कर रहा है? प्रोत्साहन दे रहा है। दे रही है कि नहीं दे रही है? सरकार प्रोत्साहन दे रही है, ठीक, जिससे कि लोग क्या, जैसे एक डिपार्टमेंट ही बना दिया है उन्होंने, आयुर्वेद में औषधीय पौधों का ही गुण है। इवन एलिफैटिक में, उसमें कौन, एलोपैथ में भी आपका क्या आ रहा है भाई? पौधों से ही बनाया जा रहा है, कई ड्रग्स बनाई जा रहे हैं, ठीक है ना, बस थोड़े बहुत केमिकल्स उसमें अटैच है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। ऐसे पौधे जिनसे दवाई बनाई जा रही है औषधीय पौधे कहलाते हैं। ये हमारे शरीर को निरोग रखने के साथ साथ आय के भी स्रोत होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दिया हुआ है, आप खुद देखिए, यहाँ इनको लिखना चाहिए था कि एरोमेटिक प्लांट का भी मतलब कुछ, ठीक, आपको मतलब पता होगा तो आपको व्याख्या कर देगा, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है, प्रदेश में औषधीय पौधों के बढ़ते महत्व को देखते हुए नीम को हम लोग कहते हैं एजेडी रेचिटा इंडिका, ठीक है ना। नीम के कई गुण, दातून आप लोग करते हो, दांत मसूदा सब स्वस्थ रखता है। नीम अगर जला दो तो मच्छर क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, उस जगह भी हमारे काम आ जा रहा है, ठीक है ना। और भी चोट घाव लग जाए
तो उसका हम लोग सुखा करके खाल जो छाल होती है उसका पाउडर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब औषधीय गुण हैं, ठीक है ना। क्या है? औषधीय गुण है, ठीक। कई चर्म रोगों में नीम का पानी काम आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर? कि जैसे चर्म रोग है तो नीम का उबला पानी जो है उससे लोग नहा लेते हैं, ठीक है ना। वो भी चर्म रोग को क्या करता है? दूर करता है। तो ये सब क्या है? औषधीय गुण है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए तुलसी। तुलसी यानी ऑसिमम प्लांट, ऑसिमम, ठीक है ना। तुलसी के कई गुण हैं, अभी मैंने बताया था कि तुलसी किसमें, जैसे हम लोग चाय में तुलसी डाल करके पीते हैं, कारण है क्या? कि गले संबंधी, ठीक है ना, उसमें राहत मिलती है। फिर आ जाइए जामुन। जामुन जो है ये किसके लिए फ़ायदा है? ये आपका ब्लड शुगर या बीपी में, ब्लड प्रेशर में, इसी में है कि ये इसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। क्लियर? जामुन, ठीक। दूसरा क्या है? महुआ। महुआ जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या कि ये डिस्टिलरी उद्योग में भी कार्य आता है। आगे आइए हल्दी, टर्मरिक आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? उसके बाद इसमें क्या है? चिरायता, ठीक है ना। ये भी जो है काफ़ी उपयोग है। सहजन आप लोग देख ही रहे हैं, करी पत्ता देख ही रहे हैं, ठीक। आंवला, गुड़हल, घृत कुमारी। घृत कुमारी हम लोग किसे कहते हैं? एलोवेरा को, ठीक है ना। आज एलोवेरा के औषधीय गुण हर कोई जान रहा है, ठीक है ना, हर जगह उपयोग में आ रहा है, ठीक है ना। फिर बहेड़ा, हरण, ठीक है ना, और पलाश आदि के उत्पादन को क्या किया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये प्लांट्स याद रख लीजिएगा, जिसके मैक्सिमम आप लोग जान ही रहे, ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो नहीं सुने हैं, ठीक है ना, सब याद कर सकते हैं आप, ठीक। जिसका उपयोग औषधियों या दवा बनाने में क्या किया जा रहा है, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान, देखिए आ गया है मेडिसिनल और एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या? सुगंध पौध संस्थान। तो औषधीय के साथ सुगंध पौध भी होने चाहिए। भारत में एक प्रमुख औषधीय संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है। इस संस्थान का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे तथा सुगंधित वनस्पतियों का अनुसंधान और अध्ययन करना है और नए औषधीय उत्पादों को विकसित करना है। सीमा जड़ी बूटियों पर आधारित एंटीबायोटिक, ठीक है ना, एंटीबायोटिक के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मतलब आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं क्या कि हम लोग के एंटीबायोटिक निर्माण में भी सीमैप की भूमिका हो रही है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक, सॉरी एंटी-डायबिटिक, ठीक है ना। एंटी-डायबिटिक में हमारा कौन आ जाता है? जैसे डायबिटीज़ को जो क्या करता है? कम करे, ठीक है ना। क्लियर? मतलब मधुमेह को क्या करे? कम करे, ठीक। उसके बाद जिससे लाखों लोग लाभान्वित हों। इसके अलावा सीमैप अनुसंधान, उत्पादन और विपणन की प्रक्रिया में जोखिम करने और लाभकारी उत्पादों का विकास करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जिससे अनुसंधान में और विश्वसनीयता क्या हो? उत्पन्न हो, ठीक। ये जो है पौधों के, औषधीय पौधों पर अनुसंधान कार्य विभिन्न बीमारियों के लिए दवा बनाने में और भारत के साथ साथ विश्व भर में, ठीक है ना, उनको क्या किया जा रहा है? फैलाया जा रहा है, ठीक है ना, बताया जा रहा है। भाई अनुसंधान का कार्य ही ऐसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि कहाँ कितना कारगर, ठीक है ना। उसको देश ही नहीं, कहाँ विदेशों तक हम लोग क्या करते हैं? फैलाते हैं, पता लगाते हैं, बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोविड टाइम में कोवैक्सीन, ठीक है ना, दुनिया जो है लड़ रही थी कोविड से, ठीक। और दुनिया में होड़ लगी हुई थी दवा बनाने की, वैक्सीनेशन तैयार करने की। भारत में भी वैक्सीनेशंस हुए, ठीक है ना। और भारत ने इन वैक्सीनेशंस को अलग अलग देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा कि नहीं? म्यांमार में भेजा, नेपाल में भेजा, ठीक है ना, बांग्लादेश में भेजा, कई अपने पड़ोसी देशों के पास भेजा, ठीक है ना। क्लियर?
आगे आइए। उत्तर प्रदेश में फूल उत्पादन, अब ये है क्या, फूल उत्पादन, पुष्प उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर की वर्तमान स्थिति को बताते हुए राज्य में राजकीय पुष्प टेसू, टेसू को हम लोग कहते हैं पलाश, क्या कहते हैं, पलाश, पलाश को ही हम लोग टेसू कहते हैं। अगर टेसू आ जाए तो घबराइएगा नहीं कि अरे हम तो पलाश पढ़ के आए थे और आ गया टेसू, ठीक है ना। तो नाम इसी वजह से अलग अलग याद कर लेने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। हाँ चलिए आगे आइए। अब जैसे आ जाए फल के बारे में, तो आम है। अब आम में मैंजीफेरा इंडिका आ जाए तो आपको अरे यार ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, ठीक है ना। आगे आइए। राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में पुष्प की कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने CSIR, ठीक है ना, CSIR का मतलब क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एवं नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च संस्थान यानी NBRI के साथ एक कार्य योजना पर हाल के दिनों में क्या किया, जोड़ दिया जा रहा है। CSIR और NBRI यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, क्लियर, के अनुसार पुष्प उत्पादन वाले जिलों में वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, सुल्तानपुर व गाजीपुर क्या है, विशेष, मतलब पूरा पूर्वोत्तर ही है, ठीक है ना, क्लियर। वाराणसी में एक प्राचीन पौराणिक धार्मिक शहर होने के कारण यहाँ वर्ष भर फूलों की मांग बनी रहती है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। कन्नौज शहर गुलाब और गुलाब जनित इत्र, ठीक है ना, गुलाब से इत्र किसने बनाया था, गुलाब से इत्र बनाने की प्रथा ये किसने चलाई थी, नूरजहां की मां, क्या नाम था, अस्मत बेगम, ठीक है ना, क्लियर, सब याद होने चाहिए प्रश्न, ठीक है ना। हाँ तो कन्नौज शहर गुलाब और गुलाब जनित इत्र गुलाब जल के लिए प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, ठीक है ना। वाणिज्यिक पुष्प कृषि के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पुष्पों में गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, गुलकंद, चमेली विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है ना, क्लियर। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 22.58 हेक्टेयर, ये कहा ठीक, ये पुष्प की कृषि की जाती है। अब उसके बाद दिया हुआ है आंकड़ों के बारे में, अगर देखा जाए तो आंकड़े ये हैं कि इन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में कुल पुष्प उत्पादन इतना था, भारत के कुल पुष्प उत्पादन का 3.87%, मतलब लगभग 4% उत्तर प्रदेश में पुष्प उत्पादन होता है भारत के कुल उत्पादन का, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ दिया हुआ है क्या कि यहाँ दिया हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2011 में पलाश टेसू को राजकीय पुष्प घोषित किया गया। उत्तराखंड बनने से पूर्ण राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, ठीक है ना, का है, ठीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू यानी पलाश है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं इनका ये जानिए, ठीक है ना। पहला क्या कि यह सर्दी, यानी सर्दी कितनी मानी जाती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्दी को हमारी मानी जाती है, ठीक। और भीषण गर्मी, भीषण गर्मी कब, 45 डिग्री से लेकर के 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है ना, सह सकता है। मतलब दोनों परिस्थितियों में, मतलब दोनों विषम परिस्थितियों में रह सकता है, अधिक ठंडी में भी और अधिक गर्मी में भी, ठीक। दूसरा क्या, यह वनों में स्वतः उगता है, इसे पौधारोपण द्वारा भी उगाया जा सकता है। एक तो स्वतः उग जाता है और दूसरा क्या, पौधरोपण द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उगा सकते हैं। सुर्ख, लाल, सफेद, पीले रंगों में मिलने वाला यह पुष्प डाक टिकट में राष्ट्रीय महत्व हासिल कर चुका है, ठीक है ना। डाक टिकट में ये राष्ट्रीय महत्व हासिल कर चुका है, मतलब डाक टिकट पर भी छप चुका है। आगे आइए, इसे टेसू, ढाक, पलाश, झूल,
ठीक है ना। छूल, परसा और केसु नामों से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्या क्या इसके नाम है? एक ढाक, ठीक, परसा, ठीक, इनके अलावा क्या नाम है? छूल, केसु, ठीक है ना, ये सब नाम है, ठीक। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र सहित समूचे विंध्य क्षेत्र में और बुंदेलखंड में बहुतायत ये पाए जाते हैं। मतलब वो वाला एरिया आपका जो बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड से सटे उधर सोनभद्र और मिर्जापुर रीजन जो है, वहाँ ये बहुतायत पाए जाते हैं। मतलब वो टोटल उधर विंध्य क्षेत्र है, ठीक है ना, क्लियर। विंध्य क्षेत्र में हमारा ये पाया जा रहा है। आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार पलाश चर्म रोग में, ज्वर में, मूत्र अवरोध में, ठीक है ना, सीरोसिस में, गर्भाधान रोकने और नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहित कई बीमारियों में भी क्या है? लाभदायक है। आप इसे पॉइंट कर लें ऐसे 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 करके कि इन रोगों में भी उपचार हेतु सहायक है। किन किन में है? हमारा चर्म, ज्वर, मूत्र अवरोध, सीरोसिस, गर्भाधान रोकने और नेत्र ज्योति बढ़ाने में भी उपयोगी है। आगे आइए, इसके पत्ते दोना और पत्तल बनाने के काम में भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसके कई सारे उपयोग आ गए। पहला ये अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी भी सह सकता है, ठीक, अपने से स्वतः उगाता है और क्या होता है, इसे लोग पौधरोपण द्वारा उगा भी सकते हैं। विंध्य क्षेत्र में मेनली ये पाया जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। इसका नाम क्या है? पलाश, छूल, परसा, केसु, तेसु इत्यादि, ठीक है ना। राष्ट्रीय महत्व भी मिल चुका है। सुर्ख, लाल, सफेद, पीले रंगों में है ये, ठीक है ना, क्लियर। और इन बीमारियों में और पत्ता और डोनर, मतलब दोना पत्ता बनाने में, पत्तल बनाने में भी क्या आ रहा है? काम आ रहा है, ठीक। बहुत सारा उपयोग हो गया। आप इतना भी लिख दोगे तो बहुत है, ठीक है ना, क्लियर। और चूंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय मतलब जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? यही है, पलाश है, केसु है, ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बागवानी फसलें कौन सी हैं? देश की कुल बागवानी उत्पादन में प्रदेश की स्थिति का आकलन कीजिए, ठीक है ना। बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं भाई? देखिए, बागवानी फसलों में मुख्य रूप से फल, सब्जियां, सजावटी व सुगंधित व औषधीय पौधे शामिल होते हैं। अब समझ में आ गया बागवानी में क्या क्या आएगा हॉर्टिकल्चर में। पहला क्या, हॉर्टिकल्चर ऐसे बनाइए गोल सा और ये क्षेत्र लिख लीजिए। कौन कौन सा? पहला फल, फ्रूट्स, दूसरा सब्जियां, तीसरा सजावटी ऑर्नामेंटल, चौथा सुगंधित, ठीक है ना, क्लियर। और पांचवा हमारा क्या? औषधीय, मेडिसिनल, ठीक है ना, क्लियर। ये कृषि समृद्ध और राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। भाई कृषि और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। क्यों निभाएंगे? क्योंकि ये कृषि के अलावा एक नया अल्टरनेटिव है रोजगार उत्पन्न करने का और अर्थव्यवस्था उत्पन्न करने का, ठीक है। आगे आइए, उत्तर प्रदेश की विविधतापूर्ण जलवायु लगभग सभी प्रकार की बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश के छोटी जोत वाले किसानों के लिए बागवानी फसलें अधिक आय, रोजगार, पोषण उपलब्ध कराने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में बागवानी फसलों में मुख्य रूप से आलू, फल, साग, भाजी, मसाले, औषधियाँ, पान, मशरूम आदि की कृषि की जा रही है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब कौन कौन चीजें आ रही हैं देख लीजिए। पहला क्या भाई, जो पोषण भी उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे हमारा फल हो गया, आलू हो गया, साग, भाजी, मसाले, औषधियाँ, पान, मशरूम, ये सब। बागवानी उत्पादन में प्रदेश की स्थिति का विवरण, उसमें देश में कौन से स्थान पे रहा है? प्रथम स्थान पे रहा है, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा फल उत्पादन में भी हमारा क्या रहा है? तीसरा स्थान रहा है। आज तीसरा स्थान न होकर के बल्कि दूसरा स्थान हो गया, ठीक है ना, क्लियर। सब्जी उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है, कहीं कहीं प्रथम मिलता है। इसके लिए आप आखिरी डेटा लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। जब आखिरी इम्तहान से पहले सामायिकी आएगा तो उससे आप लोग करंट से देख लेंगे कि क्या क्या
चल रहा है, ठीक है ना। ये उस जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब गलत करके आएंगे तो गलत है होगा, ठीक है ना। एकदम एग्जैक्ट लिखिए, ये डेटा याद ना रहे चलेगा, लेकिन ये तो याद रहना चाहिए कि कैमे पोजीशन में कौन सा चल रहा है, खासकर मेंस में भी करिए। प्री में तो होता ही है, मेंस में चूंकि आपको लिखना रहता है, ठीक है ना। आगे आइए, आम उत्पादन में मीट्रिक टन के बाद साथ उत्तर प्रदेश कैवे स्थान में पहले, अमरूद में भी पहले, ठीक है ना, आलू में भी पहला, केला में भी उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान है, ठीक है। उसमें मेनली महाराष्ट्र का आता है, भुसावल क्षेत्र है, आप जानते होंगे भुसावल के केले आते हैं उधर से, ठीक है ना, महाराष्ट्र उस पास से, ठीक। तो वो भी महाराष्ट्र में फल उत्पादन में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। संतरे भी देखिए नागपुर से आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। सब्जियों में भी देखिए आपका प्याज व्याज नासिक से आता है, ठीक है ना। तो मतलब उधर भी वो जलवायु ऐसी है कि वहाँ उत्पादन भी क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, बागवानी फसल उच्च रोजगार अवसर, पर्यावरण के अनुकूल, मूल्यवर्धन की उच्च क्षमता जैसी विशेषताओं से युक्त होते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बागवानी के एकीकृत विकास के लिए बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। अब देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश की विशेषताएं हैं क्या। पहला, उच्च रोजगार अवसर, दूसरा पर्यावरण की अनुकूल दशाएं, तीसरा मूल्यवर्धन की उच्च क्षमता, ठीक है ना। ये सब विशेषता कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और इसके लिए बागवानी में एकीकृत विकास के लिए बागवानी मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों की आय वृद्धि, शुष्क क्षेत्र में कृषि विस्तार और रोजगार में वृद्धि जैसे उद्देश्य क्या है, सम्मिलित है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बागवानी फसलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में प्रदेश तथा केंद्र सरकार, ठीक है ना, प्रदेश तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। जानिए, जैसे उत्तर प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता एवं कृषि जलवायु परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक क्या है, उपयुक्त है। प्रदेश में इसके अंतर्गत फल, मसाले, आलू, साग भाजी, पुष्प उत्पादन आदि कृषि की जाती है। यहाँ क्या है, यहाँ ये कहा है बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्रदेश तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उन योजनाएं जो है इस क्षेत्र में की, उनका मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। अब देखिए, बागवानी फसलों के लाभ क्या है। मूल्यांकन में तो सबसे पहले लाभ ही देखें भाई, अगर लाभ मिल रहा है तो मूल्यांकन अच्छा है, और लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या मूल्यांकन आप देंगे, वैल्यूएशन अच्छा होगा, नहीं होगा। आगे देखिए, दिया हुआ है पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ठीक। अगर फल उत्पादन हो रहा है तो फल, ठीक, ये पोषण के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण, ठीक है ना, क्लियर। इनके अलावा क्या कहा है कि पर्यावरण अनुकूल, भाई पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक, क्लियर। विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और रोजगार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है कि 4 लोग अगर फल उत्पादन क्षेत्र से जुड़े हैं तो उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग भी हो रही है कि नहीं है। आप फ्रूट है, आम ही ले लीजिए, आम के पल्प को ले करके क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं क्या, माजा, ठीक है ना, स्प्राइट, ठीक, स्प्राइट नहीं, सॉरी स्लाइस, अरे गलत निकल गया, समझ सकते हैं गर्मी का मौसम है, ठीक है ना। फ्रूटी बना रहे हैं, माजा बना रहे हैं, मतलब स्लाइस बना रहे हैं, ठीक। तो ये किससे बन रहा है, पल्प से बन रहा है, ठीक है ना, किससे बन रहा है, पल्प से बन रहा है। फ्रूट्स के जो पल्प होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको प्रोसेस्ड किया जाता है, ठीक। कुछ अनवन्य मात्रा में चीनी और भी चीज़ें मिला करके, ठीक है ना, क्या किया जाता है, ड्रिंक तैयार किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक तैयार किया जाता है, चीनी, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये आखिर क्या है,
उद्योग धंधा है, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए। आगे आइए। दिया है बागवानी फसलों को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही योजनाएं। कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा? देखिए, पहले केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है ना, क्लियर। और राज्य द्वारा जो चलाई जा रही है वो क्या? राज्य द्वारा मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना, फल उद्यान योजना, संकर शाक भाजी का उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है ना, फल पट्टियों का विकास और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017। आज 17 की जगह शायद 22 आ चुका है खाद्य प्रसंस्करण नीति। ठीक है ना, क्लियर। तो इन्हें भी ध्यान देना है। अगला आइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005 से 6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई, जो बागवानी क्षेत्र में के समग्र विकास और किसानों की आय पर वृद्धि में केंद्रित थी, मतलब उसके वृद्धि में केंद्रित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मिशन में व्यापकता प्रदान किया गया, इसको ब्रॉडली विस्तार किया गया। ठीक, इसे एकीकृत बागवानी मिशन में सम्मिलित कर दिया गया। इस मिशन के अंतर्गत नारियल, सब्जी, मशरूम, फल, पुष्प, बांस, ठीक है ना, केयर आदि के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे जितने भी आपके बागवानी में होते हैं, जैसे अगर देखा जाए भाई नारियल हम लोगों को मिल ही रहा है, उसकी अलग बागवानी हो रही है। ठीक है ना, बांस है, बांस आपने देखा है। यूपी में कहाँ पे होता है सर नारियल है? यूपी में नारियल का उत्पादन? देखिए, नारियल का उत्पादन आपका जाहिर सी बात है कि केरला में होगा, तमिलनाडु में होगा, तो इसका मतलब क्या यूपी में नहीं होगा? होगा भाई। तो कौन से रीजन? यूपी में किस रीजन? देखिए, रीजन उपयुक्त दशाएं जहां होंगी, ठीक है ना, उन जगहों पे क्या हो जाएगा, नारियल उत्पादन होता ही है। आप क्या समझते हैं? पहले जैसे खजूर वजूर के पौधे भी बहुत ज़्यादा थे। आप कह लीजिए खजूर अरब देशों से आ रहा है, सब चीज़ है, तो क्या हमारे देश में नहीं होगा? बिल्कुल हो रहा है प्रोडक्शन, लेकिन बदल देते हैं मिट्टी को। हाँ, थोड़े लेयर में निकाल करके मिट्टी को बदल देगा। बिल्कुल, ठीक है ना। पहले क्या होता था, मैं ये देखता था कि झाड़ियाँ उड़ियाँ जहाँ रह रही है वहाँ खजूर उत्पादन हो, वो खजूर के प्लांट सब ऑटोमेटिकली आ जाते थे। ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब वहाँ कोई लगाने थोड़ी ना जा रहा था। ठीक, उसको कहीं बीज गया और फाइनली उस जगह पौधारोपण हो गया, मतलब पौधा वहाँ विकसित हो गया। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट हर जगह है। अच्छा, ये जो है नारियल वाला, उस तरह की दशाएं बनाई गई जिन भी क्षेत्रों में किया जा रहा है, हम जगह स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जानिए कि की जाती है। ठीक है ना, बांस की खेती भी की जाती है। भाई खेती का मतलब क्या, वो बागवानी आपकी हर जगह दिखेगी। ठीक है ना, इन्हीं क्षेत्रों में बांस कई है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे जो है फल उत्पादन, मशरूम के लिए क्या दशाएं होनी चाहिए? मशरूम के लिए क्या सैप्रोफिटिक कंडीशन होनी चाहिए, सड़ा गला क्षेत्र होना चाहिए। आप देखो फंगस कहाँ उगता है? फंगस उगेगा जहाँ सड़े गले कंडीशंस होंगे। दरवाजों पे फंगस उगता है जो सड़े गले रहते हैं, तो इसके लिए पुआल उवाल रखा जाता है, उसको उस जगह मशरूम उगता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये दशाएं बनाई जाती। ठीक है ना, कंडीशन अगर ना भी हो, अगर हमको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं तो कहीं ना कहीं हम दशाएं वो बनाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है, इसके अलावा प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य के 29 जिलों में चलाई जा रही है, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत नहीं आते। योजना अंतर्गत भारत और राज्य सरकार के क्रमशः 60 एवं 40% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके तहत फसल विकास, बागवानी, कृषि मशीनीकरण के विकास पर बल दिया जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है ना, प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित है। ठीक, कृषि सिंचाई योजना। अच्छा, इसमें प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ किया गया है
मतलब क्या, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक, की नीति के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई है, जैसे छिड़काव कृषि, ठीक है ना, बूंद बूंद कृषि, ठीक, ये जो कृषि है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना, जहाँ पानी का अभाव है। शुष्क क्षेत्रों में बागवानी कृषि के विकास को बल मिल रहा है। शुष्क क्षेत्र कौन? बुंदेलखंड, ठीक है ना, क्लियर। इससे अतिरिक्त प्रदेश के वे जनपद जो विशेष फल उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, वो ध्यान में रखकर प्रदेश में 3 फलों आम, अमरूद और आंवला के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी विकसित की गई, ठीक है ना। फल पट्टियां क्या की जा रही हैं? विकसित की जा रही हैं, ठीक। अब आगे आइए, प्रदेश में संकर साग भाजी के उत्पादन में वृद्धि के लिए संकर साग भाजी का उत्पादन एवं प्रबंधन योजना को संचालित किया जा रहा है। संकर का मतलब क्या? हाइब्रिड, ठीक है ना, हाइब्रिड मतलब इधर कुछ गुड़ इधर कुछ गुड़, दोनों के गुड़ मिला दिए, दैट मीन्स हाइब्रिड। ये क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया, संकर गुड़ हो गया, ठीक है ना। साथ ही मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना के तहत सरकार बागवानी किसानों को पौध और उर्वरक निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 को क्या किया है? लागू किया। मतलब ये आपको गिनवाना क्या है कि मेन चीज आप इतना लिख तो पाओगे नहीं डेटा, आपको मेनली क्या करना है, यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें क्या कर देना है? प्रति बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर ड्रॉप को प्रोत्साहन। आगे बढ़ गए और यहाँ थोड़ा सा लिख दिया किन क्षेत्रों में? शुष्क क्षेत्रों में। इतने में आपका पूरा पैसेज हो गया, आपको गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं है उसके। फिर उसके बाद अन्य प्रदेशों में जहाँ फल उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना, 3 फसलों जैसे आम, अमरूद और आंवला को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा संकर साग भाजी उत्पादन के लिए, ठीक है ना, क्या चला रहे हैं? संकर साग भाजी उत्पादन एवं प्रबंधन योजना, ठीक। फिर मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना चल रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? बागवानी किसानों को हम लोग पौधे और निःशुल्क उर्वरक दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार क्या चला रही है? हमारी खाद्य प्रसंस्करण नीति चला रही है 2017 वाली, ठीक है ना। अब शायद ये 22 का आ गया है, इसे आपको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस नीति में बागवानी हेतु विकास की पूंजीगत अनुदान, जो हमारे गुणवत्ता प्रमाणीकरण, बाजार विकास और अनुसंधान पर क्या किया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार केंद्र व राज्य के संयुक्त प्रयास के माध्यम से बागवानी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़कर रोजगार भी क्या किया जा रहा है? उपलब्ध हो जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इतना, ठीक। अब हमारा है राज्य में रेशम उत्पादन संबंधित जिलों को वर्गीकृत करते हुए रेशम उत्पादन हेतु चलाई जा रही राज्य एवं केंद्रीय स्तर की प्रमुख योजनाओं पर टिप्पणी की है, ठीक है ना। इसको 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं।